तो इनके ऊपर देखिए नजर होगी। चलिए, अगर आप किसी कारणवश लेट जुड़े हैं, बस CNBC आवाज के साथ एक क्विक रिकैप आपके सामने पेश कर देता हूं, जो 10 बड़ी इवेंट्स हैं, खबरें हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया 10% ऊपर आपको प्री ओपनिंग ट्रेड में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अब 11:45 नहीं 12 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक्सपेक्टेशंस यही है कि नई ब्रांडिंग की आइडेंटिटी ये सामने पेश करेंगे। तो 11:45 से अब समय बदल के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 12 हो चुका है, तो इसके ऊपर नजर होगी। पहले 11 बजे था और पहले उस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट शब्द हटाकर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, तो फिर फोकस होगा इस स्टॉक पर। तो गैप अप खुलता हुआ, इसके चलते फिर ग्रासिम जैसे स्टॉक्स और आदित्य बिरला ग्रुप की दूसरी कंपनियों के ऊपर भी नजर जरूर होनी चाहिए। भारतीय एयरटेल 499 रुपए में एक अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया और आशीष हमें सुबह सुबह समझा रहे थे कि अनलिमिटेड प्लान के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें बंडल अप की गई हैं, तो प्लान बड़ा अच्छा नजर आ रहा है और बाजार भी देखिए फिर स्टॉक को आज पॉजिटिव साइड पर देख रहा है। प्री ओपनिंग ट्रेड में लॉकडाउन में बुक कराई गई जो एयर टिकट्स थी उसका पूरा रिफंड देने की बात देखी हुई है। तो 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में अगर आपने टिकट्स बुक कराई थी तो अब सरकार के दिशा निर्देश आ गए, पूरा रिफंड करिए, आप पैसा लोगों का नहीं अपने पास रख सकते। तो ये एक अच्छी बात है कंज्यूमर्स के लिए। इन स्टॉक्स आपके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइड की बात होगी। BPCL के विनिवेश के लिए सरकार ने नियमों में थोड़ी सी ढील दे दी है, तो इसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। आपको पता ही है कि इस महीने की 30 तारीख अंतिम तारीख है EOI देने के लिए। ये पिछली बार लॉकडाउन के कारण से रिवाइज की गई थी और अब देखेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। BPCL के अलावा फिर HPCL IOC के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्फोएज और GIC RE के नतीजे आएंगे। ध्यान रखिए इस हफ्ते भी करीब करीब 250 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस होगा। जून क्वार्टर के जो अर्निंग सीजन है आपको पता ही है 15 सितंबर तक तारीख देने की नतीजे देने की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई थी, तो करीब करीब 250-300 कंपनियों के आसपास के नंबर आने हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं देखिए जिनके नतीजे आएंगे, लेकिन जो ढंग की बड़ी कंपनी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। GIC RE और इन्फोएज तो FNO वाला स्टॉक भी है, तो इसके ऊपर फोकस होगा। साथ ही दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। NHAI के 1905 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली इन्होंने लगाई है, तो L1 है, तो L1 को जनरली ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो दिलीप बिल्डकॉन का स्टॉक फोकस में रहेगा। यूरोप, सऊदी, चाइना से आने वाले TDI पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, तो GNFC जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे जो ये केमिकल बनाते हैं। NMDC ने अपने लम्स और फाइन्स के दाम जो है वो 300 रुपये प्रति टन बढ़ाए हैं, तो स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। और ऑल कार्गो की डीलिस्टिंग का जो फ्लोर प्राइस है, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये 92 रुपीज़ 58 पैसे तय किया गया है, करंट मार्केट प्राइस है 119 रुपए। अब इनको शेयर धारकों की और रेगुलेटर की अप्रूवल के लिए आगे बढ़ना है, तो बोर्ड ने डीलिस्टिंग का प्राइस तय कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिए इस डीलिस्टिंग के प्राइस से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। दरअसल जिस तरह से बुक बनती है रिवर्स बुक, उसके बाद असली प्राइस आता है, तो डीलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस यानी इसके नीचे डीलिस्टिंग नहीं होगी, ये प्राइस आपके सामने अब आ चुका है। भसीन साहब से पूछते हैं इसके मायने क्या हैं। नाल्को के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। Q1 में मुनाफा 83%, तो आय में 34% की कमी देखने को मिली है। भसीन साहब ये ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के फ्लोर प्राइस 92 रुपीज़ 58 पैसा, करंट मार्केट प्राइस 119 का पिछले ट्रेडिंग सेशन का समाप्ति, स्टॉक थोड़ा सा लाल निशान में खुल रहा है। इसकी डीलिस्टिंग को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं हेमंत, आई एम सॉरी, आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी, तो मेरे से इस पर टिप्पणी होगी नहीं। नो प्रॉब्लम। मयूरेश जी आप ट्रैक कर रहे हैं क्या इस डीलिस्टिंग को? अनफॉर्चुनेटली हेमंत जी मैं भी नहीं कर रहा, सो सॉरी। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये वो स्टॉक है जो डीलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस आपके सामने आ चुका है। चार्ट्स कैसे लगते हैं इस स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए? राजेश सतपुते जी। इसका जो मेन सपोर्ट लगता है वो करीबन 36 के आसपास है फ्यूचर में चार्ट पे। सो जो फिलहाल जो सेटअप है वो एक कंसोलिडेशन का सेटअप है। 36 लोअर साइड पे सपोर्ट है और सामने 38.50 ये इसका रेजिस्टेंस है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जो आर्ली चार्ट पे यहाँ पे विजिबल है। तो 36 और 38.50 ये इसकी फिलहाल ट्रेडिंग रेंज है। इधर साइड ब्रेकआउट होगा, अगर 36 टूटता है तो फिर 34 तक पिछलेगा, और अगर 38.50 निकलेगा तो 41 तक की जगह है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो लास्ट वीक की दो स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थी और गोल्ड रिलेटेड थीम को अगर मैं प्ले करना चाहूं तो आप लेके आइए दो स्टॉक्स। टाइटन, जी हाँ, शुक्रवार को हायर लेवल से रिट्रेस होकर थोड़ा सा बंद हुआ, लेकिन गुरुवार को, बुधवार को और मंगलवार को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था इसने। और दूसरा है राजेश MCX।
3 दिन से इसके वॉल्यूम्स को देखिए और साथ ही साथ 50 डेमा से ये स्टॉक किस तरीके से ऊपर आया है उसको देखिए। राजेश, एक व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे शेयर कीजिए, और इसमें से लॉन्ग ट्रेड करना हो तो दोनों में से ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्या लगता है, कैसा लगता है, कौन लगता है आपको? और एक और चीज़ राजेश, टाइटन का ऊपर का जो लेवल है वो खुल के अब कौन सा बन रहा है? वीरेंद्र, अगर मुझे दो में से एक चुनना है तो मैं डेफिनेटली टाइटन के साथ जाऊंगा। बहुत ज्यादा कन्विक्शन था क्योंकि 950 के आसपास तो मैंने यही कहा था कि 1000 के पार तो ऐसे ही चला जाएगा, और एट प्रेजेंट इट इज एट 1165। और कहीं ना कहीं लगता है मुझे वीरेंद्र, ये जो 1200 के कॉल राइटर खड़े हैं, दे विल बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लेवल। तो 1164 1165 के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे बाय साइड पे ही रहे। वोलेटिलिटी रोके रहे कि चॉपीनेस होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे, जो रिसेंट हाई पे अगर आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 1140 और 1150 के नीचे जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको थोड़ा सा 1135 का रखना है, और 1210 तक की जगह मुझे टाइटन में अभी भी लगती है। रही बात आपने पोजिशनल चीज की जो बात की थी, मुझे लगता है वीरेन ये 1350 तक भागेगा। ऑलराइट, तो टाइटन